जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल बिहार डीएलएड ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले कुछ कमेंट को लेकर कुछ बातें करनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उसी में कुछ कमेंट ऐसा भी आया था कि सर वीडियो नहीं दिख रहा है या फिर थोड़ा जूम करके पढ़ाइए। तो मैं बोलना चाहूँगा कि फ्रेंड्स कि मेरे पास उतने अच्छे गैजेट्स नहीं है। मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग अपना रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे जो हायर क्वालिटी आता है ना उसको कर सकते हैं 720 पे या फिर 360 डीबी पे या 480 डीबी पे कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ की फ्रेंड्स, बोर्ड है जो मेरा काफ़ी छोटा है और चूंकि मैं कंटेंट लिखने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग को भी समझने में सहूलियत हो। ठीक है। तो कंटेंट लिखने में कहीं ना कहीं जो बोर्ड है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसलिए मुझे छोटे छोटे वर्ड को लिखना पड़ता है। दूसरा, आप लोग जाने रहे हैं कि मेरा जो हैंड राइटिंग है वो उतना बेहतर नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज एडजस्ट करें और ज़्यादा मोटिवेट करें मुझे। मोटिवेशन का मतलब आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो हो सकता है मैं आगे और बेहतर इसको कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने S2 का यूनिट हम लोग 2 देख रहे थे ना। हाँ, यूनिट 2 देख रहे थे हम लोग, जहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज का जो ये वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स कि मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ तो मैं कोई कटिंग नहीं करता हूँ या कोई उसमें एडिटिंग नहीं करता हूँ। तो बीच बीच में अगर कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो उसके लिए मैंने बोला ही था कि वो उसके लिए आप लोग जरूर क्षमा करें मुझे। ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, पार्ट 2 में हम लोग को क्या देखना है। आज हमारा ये लास्ट वीडियो है और ये यूनिट हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग तुरंत नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग को फ्रेंड्स डिस्कस करना है 4-5 टॉपिक है हम लोग का और ये हमारा यूनिट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। लास्ट वीडियो में आप लोग को याद होगा फ्रेंड्स, हम लोगों ने सीखने के बारे में पढ़ा था, मतलब अधिगम क्या होता है या शिक्षण में अधिगम कैसे इंपॉर्टेंट होता है या उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है ना। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 2-3 टॉपिक छूट रहा था उससे रिलेटेड, जिसमें पहला है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करते हैं, मतलब सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो सीखना है वो बेहतर हो सकता है उस फैक्टर के कारण। दोनों चीज इसमें आ जाएंगी। ठीक है। मतलब उनको प्रभावित कर रहा है, सिंपल सा बात है। देखिए कुछ पॉइंट मैंने बनाया है। सबसे पहला जो कारक है वो आपका सामाजिक प्रोत्साहन, मतलब कि जो समाज होता है हमारा वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अधिगम में या हमारे बच्चों के अधिगम में। क्योंकि बच्चा का जो समाजीकरण होता है, बच्चा जो सीखता है वो समाज में कहीं ज़्यादा अच्छे सीखता है। अल्बर्ट बंडूरा साहब ने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बोला था। साथ ही साथ आप वाइगोट्स्की साहब का जो देखे होंगे SLC है ना, SLC के बारे में उन्होंने बताया था, यानी कि SCL यानी कि सोशल कल्चरल लैंग्वेज, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा जो होता है ना, मतलब बच्चे समाज से ज्यादा सीखते हैं या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था, उन्होंने भी इस चीज को बहुत स्ट्रांगली रखा था कि बच्चे जो है वो अपने समाज से ज्यादा जल्दी और इजी वे में बेहतर तरीके से सीखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि समाज जो होता है वो अगर प्रोत्साहित करता है बच्चों को तो बच्चा कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकता है। आप देखे होंगे कोई बच्चा अगर टॉप करता है तो उसको समाज में प्रशंसा मिलता है, सब लोग उसका अप्रिसिएशन करते हैं, उसको माला पहनाते हैं। किसी का अच्छा जॉब हो जाए तो उसको माला पहनाया जाता है, पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं, ढोल लगाए के साथ उसका स्वागत करते हैं। मतलब क्या हुआ, उस बच्चे को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है, मतलब समाज उसको प्रोत्साहित कर रहा है कि यस आपने बहुत बेहतर किया है और आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके समकक्ष या आपके जूनियर जो भी है वो लोग भी इस चीज को देख के कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसने किया तो इसको समाज ने माला पहनाया, प्रशंसा किया, मिठाई खिलाया, अगर मैं भी उस चीज को करता हूँ तो मुझे भी माला पहनाया जाएगा या मिठाई खिलाया जाएगा या ढोल नगाड़े मेरे लिए बजाए जाएंगे, अप्रिसिएशन किया जाएगा, क्लैपिंग किया जाएगा। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जहाँ पे समाज के द्वारा बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में एक बहुत अच्छा फैक्टर भी है ये। दूसरा फ्रेंड्स, प्रशंसा और निंदा। अभी मैंने बताया कि प्रशंसा, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो शिक्षक आपका प्रशंसा करेगा, आपके लिए क्लास में तालियां बजवा सकता है, आपको मिठाइयाँ दिया जा सकता है, आपको कुछ पुरस्कार दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे आपकी निंदा भी हो। वो निंदा को अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा उससे भी सीखता है, उसके अंदर फिर से वो प्रेरणा पैदा करता है उसके अंदर कि चलो इस बार मुझसे ये काम नहीं हो पाया या यह सवाल मैं नहीं कर पाया,
अगले बार मैं जरूर करूंगा। मतलब अगर आप निंदा भी करते हैं वहां भी बच्चे को क्या मिलता है, एक प्रेरणा मिलता है, वो मोटिवेट होता है और उस चीज को बेहतर तरीके से करने के लिए अग्रसरित होता है। यानी कि प्रशंसा और निंदा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत ही अच्छा कारक है अधिगम को जो कि प्रभावित करता है। ठीक है, तीसरा प्रेरणा। फ्रेंड्स मैं बार बार वीडियो में रिपीट करता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ चीज है बच्चों के लिए तो वो है प्रेरणा। अगर आप 1 घंटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसको 50 मिनट आप पहले मोटिवेट करें और 10 मिनट में आप पढ़ा दें, क्योंकि जब तक उसके अंदर उस चीज के लिए इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, एक बोलते हैं ना उत्तेजना, है ना, उद्दीपन, स्टिमुलस उसके अंदर क्रिएट कर देना है ना, जिसको पाउलोस साहब ने दिया था कि स्टिमुलस पैदा कर दीजिए, उद्दीपन पैदा कर दीजिए, उसको रीइंफोर्समेंट उसके अंदर आ जाएगा, पुनर्बलन का गुण उसके अंदर जब आ जाएगा तो वो बालक बहुत तेजी से सीखता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो प्रेरणा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है अधिगम की बात करें तो। चौथा है फ्रेंड्स अनुकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में इमिटेशन। मतलब कि बच्चा जो है वो अनुकरण करके सीखता है। खासकर जीन पियाजे साहब ने इस चीज के बारे में बोला था, ठीक है ना, कि बच्चा अनुकरण से समाज में जाएगा, वो अपने लोगों को देखेगा, अपने समकक्ष को देखेगा वो कैसे कर रहा है, उस चीज को फॉलो करता है, मतलब फॉलोवर का गुण उसके अंदर आता है और वो अनुकरण करते हुए चीजों को सीखता है। तो ये भी एक प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। पांचवा है सुझाव का मतलब कि अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं या शिक्षक बच्चों को एडवाइस दे रहा है, वही मोटिवेशन की बात बोल सकते हैं कि एडवाइस के माध्यम से भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया जा सकता है, उसको प्रेरित किया जा सकता है। अगला है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब हो गया कि आप किसी भी बालक को उसके कार्यों के प्रति सहानुभूति दिखाए। अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पीठ थपथपा दिए, अगर गलत कर रहा है तो उसको डांटना नहीं है, मारना नहीं है, उसको सहानुभूति दिखाना है कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, चलिए कोई गलती नहीं है, आप फिर से इस चीज को करो। तो बच्चा क्या होता है, अंदर से मोटिवेट होता है, उसके अंदर लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं शिक्षक ने मुझे डांटा नहीं है, मुझे मारा नहीं है, उसके प्रति सहानुभूति जब मिलता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, एक कारक हो जाता है इसके लिए, तो अधिगम के लिए। ठीक है, तो ये एक और लास्ट हो जाता है फ्रेंड्स अनुशासन, डिसिप्लिन। आप सब लोग जानते हैं डिसिप्लिन अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, ब्रॉड शब्द है ना, दो प्रकार से अनुशासन मैंने बताया था, एक जो दूसरे के द्वारा आपको दिया जाता है और एक सेल्फ डिसिप्लिन मतलब स्व अनुशासन। आप खुद में अनुशासित है, आपको कोई उठाने नहीं जा रहा सुबह में कि आपको 5 बजे कोई आके उठाएगा, अगर आप खुद से उठ जा रहे हैं वो आपका स्व अनुशासन हो गया, अगर मम्मी पापा उठा रहे हैं वो आपका दूसरों के द्वारा अनुशासन हो गया। तो अगर बालक में अनुशासन की भावना है, अनुशासन के गुण अगर है, या शिक्षक बालक को अनुशासित कर देता है या सिखा देता है अनुशासन का गुण, वो भी अधिगम को क्या कर सकता है, तो प्रभावित कर सकता है। तो ये कुछ 6-7 फैक्टर है, आप लोग बस ये फैक्टर को याद रखिएगा, आपके माइंड में मेरी बातें या भाई मैं जो भी एग्जांपल देने का प्रयास करता हूँ वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा। ठीक है, आप बस इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करिए, इसको रफ कॉपी में 1 बार 2 बार 3 बार याद करके लिखने का प्रयास करिए कि मुझे याद है कि नहीं, भूल रहे तो फिर से उस चीज को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, यहीं से आपके नंबर बनते हैं। अगला पॉइंट बात करते हैं फ्रेंड्स सीखने की प्रभावी विधि। सीखना या अधिगम बोल सकते हैं, दोनों एक ही टर्म है कि अधिगम की कौन कौन सी प्रभावी विधि है, मतलब इफेक्टिव टेक्निक्स बोल सकते हैं, या हाँ इफेक्टिव टेक्निक्स बोल सकते हैं इसको, कि सीखने में कौन कौन सा टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं कि जो पॉइंट मैंने लिखा है यही पॉइंट होगा, आप अपने से भी जनरेट कर सकते हैं, फिर भी कुछ चीजों को आप लोग को ऑलरेडी देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है करके सीखना। आपने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा होगा, जहाँ पे उन्होंने तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम, ठीक है ना, ये सब दिया था। तो उनके हिसाब से बोला गया था कि जो बच्चे होते हैं ना वो करके ज्यादा सीखते हैं, है ना, लर्निंग बाय डूइंग। और एनसीएफ 2005 है ना, एनसीएफ 2005 जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल वर्मा, उन्होंने भी ये चीज को गाइड किया था कि नहीं बच्चे अगर करके सीखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे। जहाँ पे चाइल्ड सेंटर लर्निंग की बात हुई थी, पिछले वीडियो मैंने डिस्कशन किया था इस पे, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा करके सीखता है तो वो बहुत जल्दी इजी वे में और क्यूरियोसिटी के साथ सीखता है, उसको मजा आता है, और जहाँ मजा आएगा ऑटोमेटिकली वहां पर अधिगम होगा ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा करके सीखना। दूसरा बात करें वही थॉर्नडाइक का नियम, तत्परता का नियम। अगर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, निरस्ता आ गई है, तो वो नहीं सीख सकता है। तभी तो शिक्षा को कहा जाता है कि आप 40-50 मिनट पहले बच्चों को मोटिवेट करें क्लास में। ऐसा नहीं कि जाते जाते पढ़ाना शुरू कर दिए, बच्चा नहीं सीख सकता कभी भी। अगर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बीच बीच में अगर ये मोटिवेशन की बात ना करूँ तो आप लोग हो सकता है न सीख पाए, निरस्ता आ जाएगी, बस आप नोट कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन कुछ सीख नहीं रहे। इसीलिए क्यूरियोसिटी का होना यानी कि तत्परता का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने भी कहा है कि किसी बच्चे को जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता है। जब तक बच्चा खुद से ना चाहे उसे कोई नहीं सिखा सकता है। ब्रह्मा जी भी आ जाए ना तो
तो कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी। और अगर ये नहीं है तो ये शिक्षा की भूमिका होती है कि वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी यानी कि तत्परता को भर दे, क्यूरियोसिटी फील कर दे। ठीक है। तीसरा है परीक्षण विधि। फ्रेंड्स, परीक्षण विधि एक ऐसा विधि है जहाँ पे नई बातों की खोज की जाती है, नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण विधि बोलते हैं। ठीक ना। आगे बात करते हैं निरीक्षण विधि। फ्रेंड्स, निरीक्षण और परीक्षण में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। निरीक्षण का मतलब हो गया कि किसी चीज को किसी सामान को देखना, पकड़ना, छूना, उठाना, उसको निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, और उसके आधार पे कंक्लूजन निकालना। जैसे आप अगर भूगोल पढ़ा रहे हैं, किसी जंगल में कोई बच्चा जा रहा है तो उसको क्या करना है, नक्शा दिखाया जाता है, नक्शा के माध्यम से समझाया जाता है। या फिर आपको इंडियन टेरिटरी बताना, या बिहार का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, तो आप उसको मानचित्र पे दिखा सकते हैं कि देखो ये हमारा क्या है, मानचित्र है, यहाँ पे पंजाब है, ये इतने राज्यों से सटा हुआ है, ये इसकी सीमा है। मतलब क्या हुआ कि नक्शा के माध्यम से हम उसका क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरीक्षण विधि बोलते हैं। ठीक ना। अगला है फ्रेंड्स सामूहिक विधियां द्वारा सीखना, मतलब आप ग्रुप में भी सीख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सामूहिक विधि। या अगला है वाद विवाद विधि, मतलब डिबेट करा सकते हैं क्लास में, जिसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। वाद विवाद के माध्यम से भी बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं। ये भी एक इफेक्टिव मेथड है। कोई टॉपिक दे दिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक को प्रोज एक को कॉन्स बोल दिया, मतलब एक उसके पक्ष में बोलेगा और एक उसके विपक्ष में बोलेगा, इसी को बोलते हैं वाद विवाद। अब उसमें बहस हो रहा है ना, दो भाग है, दो लोग हैं, दो ग्रुप है, दोनों में आपस में क्या हो रहा है, बहस हो रहा है। इधर से कोई कुछ पॉइंट बोल रहा है, उधर से कोई पलट के उसका जवाब दे रहा है। इसमें क्या होता है, मजा भी आता है और कुछ पॉइंट अच्छे अच्छे जानकारियां वहां पे निकल के आती है, कुछ फैक्ट सीखने को मिलते हैं। यहाँ से बच्चों का अध्ययन क्या होता है, अच्छे से होता है। वर्कशॉप करा सकते हैं, वर्कशॉप में अलग अलग उपकरण दिए जाते हैं, मशीन्स दी जाती हैं, बच्चों को खिलौने वगैरह दिए जाते हैं, वहाँ पे उस चीज को वो करके सीखता है, तोड़ता है, फोड़ता है, बनाता है। ये सब वर्कशॉप की बात हो गई। डाल्टन विधि फ्रेंड्स, डाल्टन विधि या प्रोजेक्ट विधि है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट विधि है। डाल्टन विधि के जो खोजकर्ता थे वो थे फ्रेंड्स कुमारी, देख लीजिएगा इसको, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट, HURST, ठीक है ना। प्रोजेक्ट विधि के या डाल्टन विधि के बोल सकते हैं कि ये इन्होंने ही खोज किया था डाल्टन विधि का, KH पार्कहर्स्ट इनको बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये एक्चुअली विधि जो थी ना, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं थी, मतलब ये एक वैज्ञानिक विधि बोल सकते हैं। मतलब इसमें रिसर्च वगैरह की बात की गई थी, जहाँ पे लोग करके प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाल्टन विधि बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट और बताना था, हाँ, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह बनाया जाता है और इसमें रिसर्च वगैरह किया जाता है, खोज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन विधि बोलते हैं। बाद में इसको शिक्षा प्रणाली से भी जोड़ दिया गया, हालांकि ये उससे रिलेटेड तो नहीं था, बट जोड़ दिया गया कि कुछ मैच कर रहा था इसका पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सीखने की अक्षमता, अयोग्यता या निःशक्तता। तीनों तरीके से सवाल पूछा सकता है कि अधिगम अक्षमता क्या होता है, अधिगम निःशक्तता क्या होती है, या अधिगम अयोग्यता, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। याद रखिएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे तो एक समान होते हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे में देखिएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो देखने में पता नहीं चलेगा, वो सामान्य बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप में खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, स्कूल भी आएंगे, प्रॉपर वे में आएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन पढ़ने समय उनमें कुछ अशक्तता या निःशक्तता देखी जाती है, या अयोग्यता देखी जाती है, या अक्षमता देखी जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीखने की अक्षमता, मतलब उसको सीखने में वो डिस्टर्ब करता है, वो जो कारण है ना वो डिस्टर्ब करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीखने की अक्षमता। मतलब सीखने की वैसी प्रक्रिया जहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीखने की अक्षमता बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, इसको आप लोग याद रखिएगा। सीखने की प्रक्रिया में आने वाले अवरोध वही हर्डल्स हो गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षमता या अधिगम असमर्थता बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक ना। और ये नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं, बस अगर आप इनका माइन्यूट मॉनिटरिंग करेंगे, मतलब गौर से देखेंगे, सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, तब जाके इनके बारे में पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलने में हकलाते हैं, है ना, कोई लंबा सेंटेंस दे दीजिए तो रुक जाएंगे, चुप हो जाएंगे, या फिर अंक वगैरह दे देंगे तो 36 को 63 पढ़ लेंगे, है ना, या पारा वगैरह पढ़ेंगे तो बीच में गैपिंग कर देते हैं ना, 2-4 आगे तरफ गए, उस टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है। लिखने में समस्या आ जाएगी, हिट से दीर्घी उनको नहीं बुझाता है। ठीक ना, तो कुछ समस्याएं होती हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता या असमर्थता। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है वो है अधिगम असमर्थ बच्चों की पहचान। अब हमने
अब हमने तो ये जान लिया कि लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है, मतलब पढ़ने में सीखने में जो प्रॉब्लम आती है, जो बीच में अवरोध पैदा करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। लेकिन अब बात यह आती है कि ऐसे बच्चों को कैसे डायग्नोज किया जाए, कैसे पता लगाया जाए, इनको कैसे खोजा जाए कि किस किस बच्चे में ये अधिगम अक्षमता है या अयोग्यता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स दो टेक्निक्स है, एक परीक्षण रहित है ना, जिसको नॉन टेस्टिंग बोलते हैं, दूसरा परीक्षण युक्त यानी कि टेस्टिंग टेक्निक्स या टेस्टिंग डिवाइसेज बोल सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, कि जो परीक्षण विधि होता है वो आपका अनौपचारिक विधि भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें कोई बैठा के उनका कोई होता है ना, ब्लड निकाल रहा है, उसका टेस्ट कर रहा है, वैसा कुछ डिवाइस वगैरह यूज नहीं करते हैं, है ना। इसमें सिंपली बच्चे का आप मौखिक इंटरव्यू ले लीजिए, उससे पूछताछ कर लीजिए या उसका निरीक्षण कर लीजिए, वो क्या कर रहा है उसको ऑब्जर्व करिए, वो बैठा हुआ है कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक ना, आपस में कहीं बुदबुदा तो नहीं रहा है। तो मतलब निरीक्षण के माध्यम से, जिसको साक्षात्कार के माध्यम से आप उसका रेटिंग स्केल कर दीजिए, चेकलिस्ट बना लीजिए, मतलब इन सब माध्यमों से हम लोग बच्चे के बारे में क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि बच्चा कैसा है या उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। बच्चा सुनने में, लिखने में, बोलने में उसमें अक्षमता आ जाती है ना, ये सब हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, और दाएं बाएं ऊपर नीचे करने में जो उसको समस्या आती है, दाएं बाएं बोलेगा दाहिना हाथ उठाओ तो बायां उठा देगा, बोलो ऊपर देखो तो नीचे देखेगा, ठीक है ना, ये सब प्रॉब्लम आती है। मतलब साथ ही साथ एक कार्य से दूसरे कार्य को जब करने के लिए बोलेगा तो परेशान हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा उनको ज्यादा काम दे दिए तो तुरंत परेशान हो जाएंगे ना, मतलब तुरंत घबरा जाते हैं किसी भी काम को करने को लेके, किसी एक बात पे स्थिर नहीं रहेंगे, तुरंत ये बोलेंगे तुरंत वो बोलेंगे, मतलब आप तुरंत बताएं वो उस चीज को भूल जाएंगे, मतलब थोड़ा देर के लिए भी दिमाग में वो चीज को नहीं रख पाते हैं, है ना, तुरंत दूसरा चीज बोलना शुरू कर देंगे, ये सब प्रॉब्लम आती है। उनके पास सीमित शब्द होते हैं ना, लिमिटेड शब्द, मैंने बताया ना कि बहुत कम जानते हैं वो, बहुत कम, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस दिए घबरा जाएंगे तुरंत, नया काम दिए घबरा जाएंगे तुरंत, परेशान हो जाते हैं कैसे होगा, मतलब प्रयास नहीं किया करने का, वो पहले सोचने लगा जाए अब तो नहीं होगा, इस टाइप का परेशानी होता है। अमूर्त चिंतन की कमी रहती है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको बोलते हैं ना, जिसमें आपका जीन पियाजे साहब ने अवस्थाओं के बारे में बात किया था, ठीक है ना, संवेदी गामक, आपका पुरुष संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। तो ये जो चौथा स्टेज था ना अमूर्त वाला, इसमें उन लोगों की प्रॉब्लम होती है, वर्ड लिमिटेशन रहता है और तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं, तुरंत मतलब अंदर से लगे कि अब बेचैनी होगा, नहीं इसको कर देना, उस चक्कर में वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं परीक्षण रहित प्रविधियां। अगर ये सब गुण बच्चे में देखा जा रहा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अधिगम अक्षमता या अधिगम अयोग्यता है। दूसरा बात करते हैं फ्रेंड्स, परीक्षण युक्त प्रविधियां, जिसको औपचारिक टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, मतलब सॉरी फॉर्मल टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, औपचारिक प्रविधियां का मतलब है टेक्निक्स होता है, कौन कौन सा हम लोग टेक्निक्स लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ डिवाइसेस के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से हम लोग बच्चे की असक्तता या अयोग्यता के बारे में पता लगाते हैं। जैसे पहला फ्रेंड्स, प्रमाणिक निदानात्मक परीक्षण, मतलब जो वेरीफाइड बहुत सारे टेक्निक्स जो ऑलरेडी वेरीफाइड किए जा चुके हैं। निदानात्मक का मतलब होता है फ्रेंड्स डायग्नोज, ठीक है, डायग्नोज का मतलब होता है पता लगाना, मतलब बच्चे का निरीक्षण किया जाता है कि उनके अंदर कौन कौन से कमियां हैं, कौन कौन से उनके अंदर अयोग्यता है, अक्षमता है, उसके बारे में पता लगाना और उसको फिर ठीक कर देना, यही होता है प्रमाणिक निदानात्मक परीक्षण। योग्यता परीक्षण का मतलब कि उनके अंदर कौन कौन सा कैपेसिटी है जो कर सकते हैं और कौन कौन सा कैपेसिटी ऐसा है जो वो नहीं कर सकते, उसके बारे में परीक्षण करके पता लगाना, मतलब रिकॉर्ड वगैरह बनाना, ये सब करके होता है ना परीक्षण, मैंने बताया अभी। इसके बाद है दैनिक मूल्यांकन प्रणाली। दैनिक का मतलब होता है कि सुबह से शाम तक वो क्या कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, जैसे लिखने में समस्या है तो उसको नोट कर लिया, मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि वो अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है। उपलब्धि परीक्षण का मतलब कि वो किसी कार्य को कर रहा है तो कितना कर पा रहा है, कितना % उसने कार्य को किया, मतलब उसका उपलब्धि क्या है, अचीवमेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग परीक्षण करते हैं, ठीक है ना। अगले बात करते हैं फ्रेंड्स, अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषताएं। अब वैसे बच्चों का तो मैंने पता लगा लिया, अब बात करते हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण देखे जाते हैं, कौन कौन से उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब ठीक है ना, इसी को बोलते हैं अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषताएं। इसमें सबसे पहले आपको देखने में मिलेगा कि वैसे बच्चे जो अधिगम अक्षमता से ग्रसित हैं उनके अंदर क्या होगा, तो अवधान का अभाव होगा। अवधान जिसको बोलते हैं अटेंशन, मतलब वो किसी चीज पर केंद्रित ही नहीं हो पाते एक बार में। अभी मैं बता रहा हूँ, आप बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपका ध्यान वीडियो पे नहीं है, आप कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ अटेंशन हो जाएगा, आपका ध्यान ही नहीं है मेरे वीडियो के ऊपर, मेरी बातों के ऊपर या मैं जो बता रहा हूँ, आपका ध्यान कहीं और चला गया है, इसी को बोलते हैं लैक ऑफ अटेंशन। आप लोग सुने भी होंगे कि बैठे हैं पूजा पे, ध्यान है पूजा पर, है ना, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, कहीं और की बातें ध्यान दिमागी में आ रही है। कभी कभी ऐसा होता होगा, गाड़ी भी चला रहे होंगे आप लोग तो देखिए आपका ध्यान भटक जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब क्या होगा, लैक ऑफ अटेंशन, सामने हम फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, ऐसे बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा स्मृति समस्या,
स्मृति समस्या मतलब जो रिमेम्बरिंग कैपेसिटी होता है ना, याद करने की क्षमता, जैसे शिक्षक बताया तो कुछ देर के लिए उसको दिमाग में रखते हैं, फिर तुरंत वो निकाल देते हैं, रहता है नहीं, वो भूल जाते हैं। मतलब स्मृति की प्रॉब्लम रहेगी, याद करने की जो क्षमता रहती है वो बहुत कम हो जाती है। पठन संबंधी या वाचन संबंधी, मतलब पढ़ने में भी उनको समस्या होगी, 63 को 36 पढ़ लेंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। इसको हम लोग फ्रेंड्स याद रखिएगा, कभी पूछा जाता है, इसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया देख लीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया। मतलब ऐसे अधिगम असमर्थ वाले बच्चे जिनके अंदर पठन संबंधी मतलब लिखा हुआ ना जो रहता है ना, उसको पढ़ने में उनको समस्या आती है, वैसे बच्चों के अंदर डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम होता है। इसके बाद लेखन संबंधी, जिसको हम लोग श्रुत लेखन बोलते हैं ना, लिखना मतलब जो लिखा जाता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। मतलब लिखने में उनको प्रॉब्लम होगी, डिस्ग्राफिया देख लीजिएगा स्पेलिंग, इसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। फिर सुनने की समस्या, टीचर कुछ और बोला है, बच्चा कुछ और रिपीट कर रहा है, मतलब वो ढंग से सुन नहीं पा रहा है, अटेंशन ही नहीं दे पा रहा है, सुनने में भी उसको समस्या होता है। इसको फ्रेंड्स अफेजिया बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अफेजिया, ठीक है ना। तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं। अगर ये विशेषताएं किसी बच्चे के अंदर देखा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा कहीं ना कहीं लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है, मतलब उसके अंदर अधिगम अक्षमता या अधिगम असमर्थता है। चलिए आज के सेशन का आखिरी जो टॉपिक है वो है आकलन और शिक्षा में आकलन और शिक्षा में आकलन का महत्व। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस टॉपिक में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, ठीक है ना। आकलन के बारे में मैंने बताया भी था कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, अगर आप देखे होंगे मेरा वीडियो तो आप वहां से उसको रिपीट कर लीजिए। चीजें वही है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट बदल जाएगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। गणित में भी आकलन वही है, जो हिंदी में है वही आपका मनोविज्ञान में है, वही आपका इंग्लिश में है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर दूं। आकलन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। मैंने बताया था CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। और मूल्यांकन का मतलब ही होता है कि आकलन। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जब शिक्षक क्लास में जाता है तो वो जाते जाते पढ़ाना शुरू नहीं कर देता है। वो क्या करता है, जाएगा पहले बच्चों को मॉनिटर करेगा, कौन कैसे बैठा है, क्या कर रहा है, कौन कौन सा एक्टिविटी है, किसके हाथ में पेन है, किसका कॉपी खुला हुआ है, किसका बुक खुला हुआ है, कौन बात कर रहा है, मतलब वो मॉनिटर करेगा। उस मॉनिटरिंग करने के बाद वो जब पूरे क्लास को समझ लेगा, पूरे क्लास के बच्चों को देख लेगा, समझ लेगा, फिर वो उस चीज को पहले व्यवस्थित करेगा, बच्चों को तैयार करेगा शिक्षण के लिए, अधिगम के लिए, और फिर पढ़ाना शुरू करेगा। अब ऐसा नहीं कि वो पढ़ाना शुरू किया तो लगातार 40 मिनट 35 मिनट जो सेशन रहता है वो पढ़ाई चला गया, नहीं, वो कुछ देर के बाद फिर रुकेगा और फिर चेक करेगा, बच्चे का मॉनिटरिंग करेगा कि भाई बच्चा क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बीच बीच में सवाल हो सकता है कर दे। उस सवाल के माध्यम से क्या होता है, तो वो बच्चे का आकलन करता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बेहतर है कि नहीं है, या बच्चे उस पर अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। उसी को हम क्या बोलते हैं, आकलन करते हैं। आकलन करना, किसी चीज के बारे में पता लगाना, उसी को आकलन बोलते हैं। याद कीजिए, एक मैंने माँ वाला भी एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद होगा कि जब एक छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो माँ उसको क्या करती है, ऐसे हाथ आगे की तरफ करेगी तो बच्चा को लगता है कि माँ बुला रही है, बच्चा खड़ा होता है और चलना या दौड़ना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा गिरने वाला तुरंत माँ उसको क्या करती है, उंगली पकड़ा देती है। इससे क्या होता है कि बच्चा गिरने से बच जाता है। मतलब माँ का आकलन होता है बच्चों के प्रति कि अब बच्चा गिरने वाला है, उसको एकदम ठीक सटीक मालूम हो जाता है कि अब अगर नहीं पकड़े तो बच्चा गिर जाएगा। यही इसी को क्या बोलते हैं, आकलन बोलते हैं। मतलब पता लगा लेना, इवोल्यूट कर लेना किसी चीज के बारे में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकलन। महत्व की बात करें फ्रेंड्स, बहुत सारे महत्व है। स्टूडेंट के लिए तो ये बेनिफिशियल है ही है, साथ ही साथ ये शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब शिक्षक के लिए फायदेमंद है कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, अगर वो पढ़ा रहा है तो बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बच्चे में रुचि उत्पन्न हो पा रही है कि नहीं, उसके अंदर तत्परता का गुण आ रहा है कि नहीं, बच्चे करने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो शिक्षक क्या करेगा, अपने शिक्षण प्रणाली में सुधार करेगा, अपने टेक्निक को सुधार करेगा और सुधार करके बच्चे को अधिगम करेगा। मतलब शिक्षण के लिए भी, शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें जो कार्य योजना होती है वो पहले से बनाई जाती है और उसके माध्यम से अधिगम किया जाता है। साथ ही साथ ये शिक्षा के हर क्षेत्र में इसका योगदान रहता है। ऐसा नहीं कि केवल मैंने बोला हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ा रहे तो हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति काम भी कर रहा है वहां भी उसका आकलन हो रहा है। अगर आप में से कोई भाई बंधु जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है, तो वहां भी आपके सीनियर आपका मॉनिटरिंग करते हैं, आपका आकलन करते हैं, आपका फीडबैक तैयार होता है कि आपने क्या बनाया, क्या रिपोर्ट दिया, आपका क्या प्रोडक्टिविटी रहा, वहां भी आपका आकलन होता है। मतलब ये केवल शिक्षा में नहीं है, हर जगह चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, इसीलिए तो इसको सतत और व्यापक प्रक्रिया बोले हैं। इसके अलावा छात्रों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं आकलन है कि मतलब कौन तेज है, कौन बीच वाला है, कौन मंद बुद्धि है, उसके हिसाब से शिक्षक अपने टेक्निक्स में बदलाव करेगा और उनके ऊपर मेहनत करेगा। जो ज्यादा तेज है उसको कम मेहनत में हम लोग आगे बढ़ा देंगे, लेकिन जो मंद बुद्धि का बालक है
जो थोड़ा सा कमजोर है उसके लिए ज़्यादा समय दे सकते हैं, या नए टेक्निक्स लगा सकते हैं, या हो सकता है प्रोजेक्ट विधि नए नए टेक्निक्स के माध्यम से ही पढ़ा सकते हैं। जो भी गोल रहता है, जो ऑब्जेक्टिव रहता है पढ़ाने का, वो इसमें पूरा हो जाता है ना। नए नए शिक्षण विधियों का जांच होता है, इसमें बच्चे के अंदर नवीन ज्ञान आता है, ठीक ना, और उनको मजा भी आता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, कोई विशेष नहीं है, आप लोग समझदार व्यक्ति, सब लोग टीचर ही बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और ये यूनिट यहाँ से, ये हमारा जो पार्ट 2 था पूरी तरह से समाप्त हो गया, और ये हमारा यूनिट 2 भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कॉलेज के ग्रुप में या अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिले, क्योंकि मोटिवेशन ही वो चीज़ है जो मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।